गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जहीं से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं सभी का संजीवनी रिट्रीट में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम 6 सेशंस कर चुके हैं आज इस सत्र का लास्ट दिन, डे 7। तो हमेशा की तरह हम रिवीजन करेंगे। कल हमने क्या देखा? कल जो सेशन हमने देखा ये राजयोग का सबसे सेंट्रल सब्जेक्ट है, परमात्मा। क्योंकि जिस ज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सभी परमात्मा का ज्ञान है। तभी इस राजयोग का जो लक्ष्य है वो है इस ज्ञान को समझना और ऐसी पर्सनालिटी बनाना कि हम परमात्मा समान बन जाए। ऐसा ऊंचा लक्ष्य है ये राजयोग। हम स्लाइड्स शेयर करते हैं। सो ओके। तो हमने सुना, जैसे हमें पता ही है कि अनेक मत मतांतर है कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। तो हमने ये फाउंडेशन लिया कि ईश्वर सत्य है, जो सभी मानते हैं। और क्यों सत्य है? क्योंकि उसके पास है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान क्या जानता है वो जानता है वो कौन है, वो खुद कौन है, सभी आत्माएं ये कौन है, और ये जो ड्रामा चल रहा है ये क्या है। और उसके पास ये भी ज्ञान है कि इस ड्रामा में जो आत्माएं फंसी है, दुख दर्द में है, उनको बाहर निकाल के वापस उनके श्रेष्ठ आत्मा होने के अनुभव में कैसे लाना है, ये ज्ञान परमात्मा के पास है। और हमने देखा कि परमात्मा राम और हम आत्माएं हैं सीता, जो अभी राम हमें हाथ दे रहा है मदद का बाहर निकालने के लिए। तो ये परमात्मा की पर्सनालिटी किस तरह है? वो हमेशा सिक्योर फील करता है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि जो हमने वो डॉटेड लाइन देखी, वो अज्ञान के लाइन के हमेशा पीछे होता है, यानी ज्ञान में जीता है। और उस ज्ञान में जीने के कारण वो जानता है कि वो किसी भी हानि से परे है, हमेशा सेफ, सिक्योर, सुरक्षित फील करता है। उसे पता है कि वो अविनाशी है। और इस सुरक्षित फीलिंग की वजह से वो हमेशा शांति का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, संतुष्ट है। और पारस बुद्धि है। पारस बुद्धि यानी उसके पास बुद्धि है जो वो इस नाटक की दुनिया में कभी भी नहीं फंसता है। भले ही वो नाटक में आता है सीताओं को छुड़ाने के लिए, बट उसके पास ऐसी बुद्धि है, ऐसी शक्ति है कि वो कभी भी इस नाटक में नहीं फंसता है। और इसी कारण परमात्मा यानी शून्य इच्छा, कोई भी डिजायर नहीं, कोई भी अहंकार नहीं, क्योंकि वो इस ड्रामा से अपने आप को हमेशा अलग देखता है। उसे कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी यानी हद के मैं में वो फंसता नहीं है। शून्य लगाव है, क्योंकि जानता है ये ड्रामा क्या चीज़ है। शून्य विकार, कोई भी विकार नहीं है। शून्य दुख, हाँ, और ऐसी पर्सनैलिटी, और जो हमेशा जानता है कि मैं एक बिंदु हूँ, निराकार और पारसनाथ। ये बुद्धि है उसके पास जो उसे हमेशा इन अनेक हाईएस्ट गुणों का, हाईएस्ट अनुभवों का
वो जैसे मास्टर है। तो हमने देखा कि वो हमेशा कोई भी हानि से परे है, उसे शून्य दुख है, निराकार है, पारस बुद्धि है, सदा के लिए कभी भी वो पत्थर बुद्धि में नहीं आता है। इसीलिए वो हमेशा आनंद और शांति का अनुभव करता है। तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है कि वह क्या जानना है वो मुझे जानना है। देखना है जो वह देखता है, वह क्या देखता है। कोशिश करनी है सोचना कि वह क्या सोचता है। महसूस करना है वह क्या महसूस करता है। कल हमने देखा कि उस परम पर्सनालिटी को जानना, टू नो हिम, इसको जानते जानते हम स्वयं उसकी तरह बन जाते हैं। ये आत्मा को प्यूरिफाई करता है। और हमने कहा कि यही है राजयोग। उसे देखते, जानते, सोचते, उसकी तरह ही महसूस करते, उसकी तरह बन जाना। तो कल ये होमवर्क था, आपने किया कितना? 4 बार दिन में परमात्मा के संग का अनुभव करना। और ये विधि है कि संग में रहते हुए हमें क्या करना है। तो डेफिनेटली आपने कोशिश की होगी, और गारंटी है अगर आप सही रीति कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मैजिकल इफ़ेक्ट करता है। मैजिकल रिजल्ट्स है इसके। मैजिकल रिजल्ट क्या है? हम भी परमात्मा के समान बन जाते हैं, जहाँ वो प्योर सोल कॉन्शियस, 100% सोल कॉन्शियस। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी नहीं है। जो वो स्मॉल आइज जो हमारे अंदर बहुत सारी संख्या में है, पर न परमात्मा कभी भी उस फॉल्स आइडेंटिटी में आता नहीं है। वो निरअहंकारी उसे कहते हैं। तो ये था हमारा, हाँ, कल का रिवीजन। सेशन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट जो हमने कल भी देखा कि आज भले ही इस सत्र का लास्ट सेशन है, पर फॉलोअप सेशंस होंगे क्योंकि अभी और ज्ञान बाकी है। तो वो होगा नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे 17 और 18 अप्रैल, सेम टाइम 4 से 5:30 बजे। तो हम डेफिनेटली आप सभी को वहाँ वापस मिलेंगे, बट अभी आज का सेशन शुरू करते हैं। हम अखिला बहन को इनवाइट करेंगे। वेलकम अखिला बहन। आपकी आवाज़ नहीं आ थैंक रही। यू किरण बहन, थैंक यू रिवीजन के लिए। और सभी को गुड इवनिंग, ओम शांति, नमस्ते। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस में आते हैं। इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आप इसको ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। तो पहले थोड़ी देर एकाग्र हो जाते हैं। हमें कुछ इस समय कुछ और चिंता या चिंतन नहीं करनी है। तो एकाग्रता से हम बैठते हैं और मल्टीटास्किंग इस समय ना करें। और हम दृष्टांत देते हैं, आपको एक एनालॉजी देते हैं, उदाहरण ऐसा समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति जब किसी म्यूजियम में जाता है, ये हमारी प्रैक्टिस है तो ध्यान से सुने। तो वो म्यूजियम में जाता है थोड़ी देर के लिए, और वहां से वो बाहर निकल जाता है। अगर किसी भी क्षण वो मैं या मेरा लगाता है म्यूजियम में, तो वो पहले भ्रमित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है।
तो इस पूरे दौरान म्यूजियम में उसके पास चॉइस है कि वो अपने सामान में रहे, गेस्ट बन के रहे। और जब वो ऐसे रहता है तो उसे हर सेकंड एक गिफ्ट नजर आता है, तोहफे के रूप में नजर आता है। यही एक दूसरे लेवल पर जो अदृश्य मुसाफिर है, हम उसका इमेज एक टाइनी सा पॉइंट देखते हैं। वो इस ग्रैंड म्यूजियम में, इस पृथ्वी रूपी ग्रैंड म्यूजियम में कुछ समय के लिए आया है। हमारा सारा फोकस उस इनविजिबल ट्रैवलर, उस मुसाफिर पर है। वो अपनी दुनिया से इस पृथ्वी रूपी म्यूजियम में थोड़े टाइम के लिए आया है। और यहाँ वो किसी भी चीज पर मैं और मेरा नहीं लगाता है। उसके पास ये चॉइस है कि वो अपने स्वमान में रहे। ये शरीर भी उसका नहीं है। और कहीं पर भी अगर वो इस म्यूजियम में, ग्रैंड म्यूजियम में कहीं पर भी वो मैं मेरा लगाता है तो इसके लिए सजाएं हैं। उसके पास चॉइस है, वो अपने स्वमान में रहे। वो गेस्ट है इस दुनिया में, ट्रैवलर है, मुसाफिर है। और मुसाफिर होने के नाते वो लाइट रहता है, हल्के तौर से इस दुनिया में शामिल रहता है, हर चीज में शामिल है, केयर करता है, शेयर करता है, डिलाइट भी करता है, संतुष्ट भी करता है। लेकिन वो ये नहीं भूलता कि उसका एक प्रस्थान है यहां से, एग्जिट। गेस्ट आया ही है जाने के लिए। वो शामिल है लेकिन लगाव मुक्त। इस पूरे मुसाफिरी के दौरान वो ये नहीं भूलता कि वो परे की दुनिया का है, वो इस म्यूजियम का नहीं है। उसकी दुनिया यहाँ से परे है। और इसी सेकंड हम चलते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में, उस मुसाफिर की दुनिया। एक सेकंड का खेल है तो एक ही सेकंड में हम उस गोल्डन रेड लाइट में हैं, एक पॉइंट के रूप में, जितना छोटा आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपके लाइट ही लाइट है। और घर पे ये पॉइंट मुसाफिर नहीं है, घर पे वो प्रिंस है। और ये गोल्डन रेड लाइट उसका संसार है। यहाँ अपनापन है, सिंपल दुनिया, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अनुभव करने का सबसे सरल तरीका है
कि आप पूरी तरह इस लाइट के भीतर इमर्स हो जाएं, जैसे कोई पानी में भीतर होता है, चारों तरफ पानी है, ऐसे ही चारों तरफ इस पॉइंट के लाइट है, लाइट और साइलेंस। ये दुनिया टाइमलेस है, समय से परे की दुनिया। समय का पहिया इस दुनिया के बाहर है, पर यहाँ सब कुछ स्थिर है, कोई हलचल नहीं है ड्रामा की। और इस दुनिया में केवल शांति ही नहीं है, साइलेंट जॉय है, सुख भी है, संतुष्टता भी है, आनंद भी है। और ये प्रिंस बहुत ही खुश है एक टाइनी पॉइंट के रूप में, और टाइनी सा एक बिंदु होना ये बहुत नॉर्मल है उसके लिए। और ये भगवान के साथ की दुनिया है, भगवान का साथ नॉर्मल है उसके लिए, उसके जीवन ही यहाँ पर है। और यही प्रिंस नीचे मुसाफरी करने आता है ड्रामा में। और जब वो ड्रामा में ट्रैवल करता है, वो अकेला ट्रैवल नहीं करता है, वो मुसाफरी करता है अपने पिता की मेंटल कंपनी में। उसकी ये ट्रैवल अकेले नहीं है, परमात्मा के साथ हर सीन में वो एक साथ देखते हैं, हर परिस्थिति एक साथ पार करते हैं। तो जैसे जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम याद रखें हम सब यहाँ पर गेस्ट हैं। ये कितनी खुशी की बात है, कितना बड़ा गुड न्यूज़ है कि यहाँ हमारे को खोने को कुछ भी नहीं है। एक चैन की फीलिंग ला कर देती है, नथिंग टू लूज एवर। थैंक यू। तो आज हम पीछे के सेशन से आगे बढ़ेंगे, और हम फिर से आपके साथ स्लाइड शेयर करेंगे। तो जो आपने अभी तक समझा है हम उसी से फर्दर आगे बढ़ेंगे। और आज जो हम समझेंगे, आज हम समझेंगे कर्मों का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। ये कैसे काम करता है हम इसको आज एक अलग तरीके से समझेंगे। आप सभी ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि क्या होता है कर्मों का सिद्धांत, लेकिन ये आज कुछ आपको डिफरेंट एंगल नजर आएगा, इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। तो आपके सामने ये शेयर कर रहे हैं हम पहली स्लाइड। और आपने देखा कि पीछे हम सोल्स जो है आपकी अपनी खुद की पहचान वो भूल जाते हैं, खुद की पहचान भूल जाते हैं और इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं। और कुछ ना कुछ उनको पहचान बनाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो अपना ट्रू सेल्फ भूल गए होते हैं। तो अब वो इस हद की दुनिया के आधार पर, इस म्यूजियम, ग्रैंड म्यूजियम के आधार पर अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। आपने देखा किस किस तरह के ये हदके में है, कोई घर के आधार पर, कोई पैसे के आधार पर, रिलेशनशिप्स के आधार पर, अपने स्टेटस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, और मेरे आइडियाज के आधार पर, कई बार मैं ही राइट हूँ, इस तरह के हदके में भी होते हैं। तो ये एक सेल फोन है, सेल फोन के आधार पर भी हमारा हदका में बनता है।
तो होता क्या है कि हमने जो सेल्फी खींची ना अपने मन की, हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के आईज हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रकार के आईज हैं, भरा हुआ है हमारा मन इन फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ, ईगो में भरा पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रू आई है ये लुप्त हुआ हुआ है, गायब नहीं होता है लेकिन छिप जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। और होता क्या है कि अब आपको समझ आया ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, और आपको ये भी पता लगा कि कैसे निकालना है। हमने बताया कि एक तरफ हम सोल कॉन्शियसनेस को नरिश करते हैं, आत्माभिमानी पोजीशन पे जाते हैं, और दूसरी तरफ इन ईगोस को भी आइडेंटिफाई करते हैं, हद के मैं को ड्रामा के लेवल पर आइडेंटिफाई करते हैं। और जितना जितना हम आत्माभिमानी होते जाते हैं, हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ये आई नजर आने लगते हैं, हद के में। जैसे होता है ना कि अगर आपके हाथ में कोई डर्ट है, हाँ, कुछ गंदा है, तो जब तक आपको दिखेगा नहीं आप हैंड वॉश नहीं करेंगे। तो ये भी ऐसा ही है। तो इसको जाने के लिए इसका दिखना जरूरी है। कई बार बहुत सूक्ष्म होते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जैसे जैसे हमारी रियलाइजेशंस बढ़ती हैं, आत्माभिमानी स्थिति बढ़ती है, तो ये दिखते हैं, हमें हमें दिखने लग जाते हैं। अब ये मेथड आपको पता चला, अब आप प्रैक्टिस करते हैं, ड्रामा में भी आप अटेंशन देते हैं, तो क्या होता है कि 2-3 हफ्ते बाद एक नए आई का जन्म होता है। और हम इसको कहते हैं आध्यात्मिक, अ, आध्यात्मिक जीवन के आधार पर बना ये आई। हाँ, जैसे अब ये नया आई आएगा, आपको केवल इसको ऑब्जर्व करना है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, बहुत काइंड हूँ, मेरा योग बेस्ट है। ये अलग अलग तरह के आपके आध्यात्मिक जीवन के आधार पर ये आईज आ जाते हैं। तो होता क्या है कि ये आई परिवर्तित हुआ है ना, पहले डॉग के आधार पर, घर के आधार पर, रिलेशंस के आधार पर, अब परिवर्तित होके, अब वो सब नहीं, आपको समझ आ गया कि उसमें तो बेकार है टाइम वेस्ट करना। अब ये नया आई आ जाता है, किसके आधार पर? मैं हम्बल हूँ, मेरा ही योग बेस्ट है, मेरा ही ज्ञान बेस्ट है, इस तरह के आईज आ जाते हैं। और हमें ये बड़ा जस्टिफाइड लगता है, हमें लगता है ठीक ही तो है ना, हम सही राह पे ही तो हैं। लेकिन कोई भी चीज ये जो आई को प्रमोट करता है ना, ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। कोई भी चीज इस आई को प्रमोट करने वाला ये नहीं है। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि इतने समय से तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक नहीं गया है। वो इसीलिए क्योंकि ये ईगो बड़ा एडमेंट है, जिद्दी है, परिवर्तन हो गया, गया नहीं। तो इस पर हम एक नजर रखें। ये अगर आप नजर रखेंगे तो ये नहीं आएगा, आपको पता है कि ये ठीक नहीं है तो वो नहीं आने देंगे आप। तो कोई भी चीज जो मैं को प्रमोट करे, हद का मैं, वो आत्माभिमानी नहीं है। हमें उस स्पेस में आना है जहां हम अदृश्य मुसाफिर हैं, एक्टर हैं, हमारा घर परे का है, इस स्थिति में हमको आना है। वो है ट्रू आई का पोजीशन। आपको समझ आया गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये जो है नए आईज जो निकलते हैं ना, आप आत्माभिमानी बनते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नया आई ना जन्म ले। किसी भी चीज के आधार पर हो सकता है, सेंटर के आधार पे हो सकता है, मैं अच्छी टोली बनाती हूँ ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान रखिए। अब आज जो है ये टॉपिक कर्मों का सिद्धांत, ये हम समझते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को समझना जरूरी है। क्या कहता है ये लॉ ऑफ कर्मा? ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लॉयल फ्रेंड, हाँ, वफादार दोस्त कह सकते हैं। इतनी लॉयल फ्रेंड है ये नेचर हमारी कि अगर अ, हमारी उंगली में थोड़ा सा कट आ जाता है, खरोच आ जाती है, तो आप इसको पहले कोई हीलिंग के लिए कुछ दवा दे, उसके पहले ही 13 ऐसी प्रक्रिया, 13 प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली इसको हील करने के लिए।
तो ये नेचर जो है ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, जिसका काम है हमारे को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, यानी हमें सुरक्षा देना और हमारी नो क्या कहेंगे, तंदुरुस्ती को कायम रखना, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हर लेवल पर। और ये निरंतर करती है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये होता रहता है। नेचर जो है हमारा बहुत बहुत लॉयल फ्रेंड है। ठीक है। तो ये जो आप दुनिया में देखते हैं ना, जितने भी लॉज, नियम बने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो नियम बने, ये यूं ही नहीं बने हैं, ये बड़ी ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही बुद्धिमत्ता से बने हैं ये। और ये बने ऐसे हैं कि हम सुखी रहें, यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड रहें, प्रिजर्व्ड रहें, इसीलिए बने हैं। इसीलिए हम कहते हैं नेचर जो है हमारी दोस्त है, बहुत अच्छी लॉयल फ्रेंड है। जहां पर ये नेचर हमारी दोस्त है, वहीं पर नेचर का एक और कर्तव्य होता है, और वो है हमें दर्द द्वारा संदेश देना। जहां हमारी फ्री विल है, जहां हमारी मुक्त इच्छा लिखा है, जहां हमारी मर्जी चलती है ना, वहां पर नेचर का काम है कि हमें दर्द द्वारा एक संदेश देना। आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। अब आप किसी भी तरह से बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट। आप सीधा बैठिए, आप चौकड़ी मार के बैठिए, पैर लंबा करके बैठिए, चाहिए तो उल्टा भी बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट। लेकिन कहीं पर भी हम गलत आसन में, रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, तो ये प्रकृति हमारे को दर्द, आपके देखेंगे आपके बैक पेन शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बैक में पेन होता है, तो ये पेन द्वारा नेचर आपको मैसेज दे रही है कि ये पोस्चर, ये बैठक आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप क्या करते हैं, तुरंत पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं, सीधे हो जाते हैं, इजंट इट। तो यही हम करते हैं। और इस तरह के अलग अलग मैसेजेस हमारे को प्रकृति देती है। अगर मान लीजिए आप कुछ उल्टे प्रकार का खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे स्टमक में पेन होता है। तो ये नेचर द्वारा मैसेज है कि ये प्रकार का खाना आपके लिए ठीक नहीं है। तो थोड़े से दर्द के संदेश द्वारा ये हमारे को मैसेज दे, ये जो संदेश देती है, ताकि हम अपने आप को बड़ा नुकसान ना कर लें। पर थोड़ा सा एक पेन होता है बैक में, तो हमारे को समझ आ जाता है ये ठीक नहीं है। तो ताकि हम अपने आप को फर्दर हार्म ना कर लें और नुकसान ना पहुंचा लें, इसलिए छोटे से पेन में हमारे को सही कर देते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं, फिर भी उसी प्रकार का खाना खाते हैं, तो नेचर आपको फिर एक बड़े दर्द द्वारा ये संदेश देगी, और आप सुन नहीं रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू करते हैं उसी टाइप ऑफ फूड में, तो आपको ये बड़े बड़े इलनेस द्वारा, डिजीज द्वारा ये मैसेज आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैसेजेस आपने नजरअंदाज किए, आपको पहुंचे नहीं, तो बड़े झटके से ये मैसेजेस आते हैं। जहां पर हमारी फ्री विल है, हमारी मर्जी है ना, हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी प्रकार का खाना खा सकते हैं। ऐसे ही जब आप आग में अगर थोड़ा सा भी पास जाते हैं, उसकी गर्मी से ही हमें पता चल जाता है कि उंगली देंगे ना, तो पहले ही एक शॉक ट्रीटमेंट जैसे आप पीछे आ जाएंगे कि ये सही नहीं है। हम अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो बड़ा हार्म, बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। तो ये मैसेजेस हमारे को आते हैं नेचर द्वारा, जब हम कुछ गलत प्रकार का खा लेते हैं, गलत डाइट पे होते हैं, या गलत पोजीशन पे होते हैं। ये है फिजिकल मैसेजेस जो हमें मिलते हैं। अब एक होता है कि दूसरे प्रकार के मैसेजेस, जिसे कहते हैं हम इमोशनल मैसेजेस। हाँ, प्रकृति इमोशनल मैसेजेस भी देती है। वो कब देती है, आप बताइए। जिन्होंने ये रिट्रीट पहले नहीं सुना है, उनको जवाब देने का पहला मौका है। कब ये नेचर हमें मैसेज देती है मेंटल लेवल पर, अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो? आप बताइए। जवाब आना शुरू हो गए। हम हर्ट होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं।
चलिए हम बताते हैं आपको। इसने सभी ने अच्छा एफर्ट किया है, अप्रिशिएट करते हैं इस एफर्ट को आप सुन के। नेचर हमें मैसेज तब देती है जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं। जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं नेचर हमें मैसेज देती है, लाइन नहीं क्रॉस करना है, लाइन के पीछे, पीछे ही रहना है। तो क्या होता है, इस ये इमोशनल पेन आता है अगर हम लाइन क्रॉस करते हैं। और जब तक आप गेस्ट बने हुए हैं, जब तक आप एक्टर बने हुए हैं, जब तक आप ट्रैवलर बने हुए हैं, मुसाफिर बने हुए हैं, एलियन बने हुए हैं, तब तक नो सॉरो, नो पेन मैसेज, नो दुख, ठीक है। लेकिन पेन मैसेज तब आता है जब आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको ये नेचर मैसेज देती है, तब दर्द और दुख की महसूसता होती है। खासकर मेंटल पेन जब हम कह रहे हैं, दुख की महसूसता होती है। अब इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो मेरी चीजों पे भी कब्जा करने पे लगे रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चोर है, कोई डाकू है, तो उनके लिए बड़ा पेन आता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, उसके ऊपर वो उसमें मेरा का टैग लगाते हैं, तो उनके लिए बड़ा पेन है, राइट। तो अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको इमोशनल मैसेजेस, इमोशनल पेन के मैसेज आते हैं। आपको सबको समझ आ रहा होगा ना, आप जरूर बीच में बताते रहिएगा। तो अब क्या होता है कि हम जो है किसी और दुनिया को बिलोंग करते हैं, किसी और दुनिया के हैं। हमारा वर्ल्ड कोई दूसरा है, और हम यहाँ पर एज अ गेस्ट आए हैं, मुसाफिरी के लिए आए हैं। और यहाँ पर गेस्ट बनने के बाद मैं यहाँ कहीं मैं और मेरा लगाती हूँ, तो क्या ये अपराध नहीं हुआ? हाँ, हम किसी फॉरेन लैंड में जाते हैं गेस्ट बन के, और वहां अगर हम कोई क्लेम करते हैं ये मेरा है, मैं है, तो वो तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो ये जो आध्यात्मिकता का लक्ष्य है ना, आध्यात्मिकता का लक्ष्य है कि हर किसी को लकी बनाना। ये आध्यात्मिकता ऐसे नहीं है इनके लिए है, उनके लिए है, या किसी और के लिए, ये सभी के लिए है। क्योंकि जो एम है स्पिरिचुअलिटी का, वो है सबको लकी बनाना। अब हम किसी और दुनिया के हैं, इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आए हैं, और यहाँ पर मैं मेरा लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। ये वही बात होती है कि आप किसी दोस्त के घर पे जाते हैं, और दोस्त के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि 4 दिन आप वहां रहते हैं, 5वें दिन आप कहते हैं कि उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी है। केवल मेरी गाड़ी नहीं कह रहे आप, लेकिन उस गाड़ी के आधार पर पहचान, वो और भी गहरा हो जाता है। उस गाड़ी के आधार पर आप पहचान बना रहे हैं, तो ये तो सही नहीं होगा ना। आप देखिए किसी भी हम फॉरेन लैंड में जाते हैं ना, तो वहां के नियम पढ़ के जाते हैं, नियम देख के जाते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बाहर अमेरिका में है, किरण बहन को पता होगा, राइट हैंड ड्राइव है, ठीक है किरण बहन, इज दैट राइट? तो अब हम यस। यहाँ से, ठीक है ना किरण बहन, राइट। तो अगर हम अभी यहाँ से वहां जाते हैं, न्यू जर्सी जाते हैं, और किरण बहन की गाड़ी निकाल के हम जा रहे हैं कि अपने हिसाब से, हाँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव, किस तरफ गाड़ी चलानी है, हम उसकी उल्टी तरफ चला रहे हैं, तो क्या पुलिस वहां की नहीं पकड़ेगी हमें? हमारे को डेफिनेटली पकड़ेगी, क्योंकि हम किसी और लैंड में अपने हिसाब से चल रहे हैं। सजाएं भी हैं, जुर्माना भी लगेगा, दोनों ही लगेगा। किसी लैंड, आप फॉरेन लैंड में आए हैं, फॉरेन लैंड, ये ग्रैंड म्यूजियम, ये फॉरेन लैंड है, और आप यहाँ कहीं पर भी मैं मेरा नहीं लगा सकते, और अपनी मर्जी से जैसे मर्जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेनल्टीज हैं और जुर्माना है हर चीज का, जहां पर भी आपने मैं मेरा का टैग लगाया। कई ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर आप थोड़ा सा भी एक कूड़ा नहीं डाल सकते, कूड़ा क्या, एक पेपर भी नीचे नहीं गिर सकते हैं।
छोटा सा पेपर रैपर, क्योंकि वहां 300 से $500 का जुर्माना हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, कि मुझे तो पता नहीं था, मैं यहाँ नया आया हूँ। आप कुछ भी कहेंगे, जुर्माना भी है, सजा भी है। ऐसे ही इस दुनिया में आप किसी भी चीज पर मैं मेरा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप यहाँ पर गेस्ट हैं, मुसाफिर हैं, ट्रैवलर हैं। यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, आपको यूज करने के लिए मिला है। कई फॉरेन लैंड में आप प्रॉपर्टी भी ओन नहीं कर सकते, आपको पता होगा। कोई भी प्रॉपर्टी आप ओन नहीं कर सकते वहां पर। जैसे आए हैं वैसे ही जाना है आप। तो अब अगर मैं इस दुनिया के आधार पर कोई भी मैं मेरा लगाती हूँ कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, तो क्या होता है, नेचर मेरी तरफ, उस ईगो की तरफ एक विनाश फोर्स भेजता है। अब ये विनाश फोर्स काम करता है जब तक वो ईगो ड्रॉप ना हो जाए, जब तक वो हद का मैं ड्रॉप ना हो जाए। तो मैं अब ये एक ईगो क्रिएट करती हूँ, हद का मैं, कि मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ। तो नेचर जो है मुझे एक मैसेज भेजती है। आपने देखा ना पीछे कि नेचर, अगर आप ठीक से नहीं बैठते तो, या उल्टे प्रकार का खाना खा लेते हैं, तो एक मैसेज भेजती है कि ये ठीक नहीं है। तो नेचर एक मैसेज भेजती है कि इसको ड्रॉप करो, ये ईगो ठीक नहीं है। लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा रुतबा देखो, मेरी वाहवाही देखो, मेरा नाम मान शान देखो। अब क्या करती है नेचर, एक कुछ समय बाद बड़ा पेन का मैसेज भेजेगी। मुझे वो भी अगर समझ नहीं आता है, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा है, तो अब क्या होता है कि फाइनली एक टाइम आता है जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है और मेरी वो जॉब जो है चली जाती है। आई लूज माई जॉब, हाँ, मेरी वो नौकरी ही छूट जाती है। तो ये नेचर विनाश बल भेजती हैं, जहां हम खुद इस ईगो को ड्रॉप नहीं करते, वहां फोर्सफुली ड्रॉप करा दिया जाता है। तो जैसे ये नेचर बैलेंस आउट कर देती है, क्योंकि हम यहाँ किसी चीज पर मैं मेरा नहीं लगा सकते। अगर लगा रहे हैं तो ये विनाश बल उस ईगो को तोड़ देता है। पहले मैसेजेस भेजता है कि उसको छोड़ दीजिए आप अपने आप, हम नहीं सुनते हैं, वो मैसेज रीच नहीं करता है, तो ये विनाश बल प्रकृति द्वारा भेजा हुआ उसको बैलेंस आउट कर देता है। लेकिन उस समय मेरे लिए आसान नहीं है ये स्वीकार करना। कई बार इस तरह से जब नौकरी छूटती है, पूरे जीवन मैंने उस नौकरी के आधार पर, मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, इस आधार पर मैंने पूरा जीवन बिताया है, अपना ईगो क्रिएट किया है, नर्चर किया है, उसको नरिश किया है उस ईगो को। और वो ईगो छूट जाना, वो ईगो डिस्ट्रॉय हो जाना मेरे लिए आसान बात नहीं। जैसे मेरे लिए तो वो लाइफ कोलैप्स हो जाती है मेरे लिए। कई बार आपने देखा होगा लोग फेस नहीं कर पाते ऐसे सिचुएशन ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतना ईगो क्रिएट किया ना। अब आप क्या दिखाएंगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है? तो वो बड़ा ही पेनफुल होता है, क्योंकि ये ईगो मरता है ना, तो सचमुच में मरने जैसी ही फीलिंग आती है, लाइफ ही कोलैप्स हो जाता है, और वो इजी नहीं है। तो जितने भी आपने ये आईज क्रिएट किए हैं ना, तो जैसे कि आपने विनाश फोर्स को इनवाइट किया है, और प्रकृति हर एक आई के साथ, हर एक आइडेंटिटी के साथ में उसका विनाश बल काम कर रहा है। और ये तब तक काम करता है जब तक आप उसको ड्रॉप नहीं कर देते। आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो ड्रॉप करवा दिया जाएगा ही। जैसे कहते हैं ना कि प्राइड कम्स बिफोर फॉलिंग, अंग्रेजी में कहावत है, यानी अहंकार पतन की जड़ है, गुरूर ही गिराता है। तो ये भी कुछ ऐसा है। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी का कुछ कमेंट है, कोई शेयरिंग है, आपको समझ आ रहा है, आप ये भी बता सकते हैं। एक
प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि आपने जो अभी एक्सप्लेन किया, क्या इसका मतलब जब सब हद के मैं खत्म हो जाते हैं तब प्रकृति जीत बनेंगे? ये हमको, जी, हमको ये सारा ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हटाना है। अभी हम आगे के क्लास में उसको भी कवर करेंगे। और एक प्रश्न है, क्या ये विनाश फोर्स सभी के जीवन में आते हैं? अगर अभी कलयुग के एंड में सबने बहुत सारी आइडेंटिटीज क्रिएट किए हैं और सभी के साथ ये विनाश फोर्स काम करे। हर एक हद के मैं के साथ विनाश फोर्स है, हर एक आइडेंटिटी के साथ। उसको छोड़ने के मैसेजेस भी आपको आते ही रहते होंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे तो ये छुड़वा दिए जाएंगे। प्रश्न है, आय का मतलब क्या है? कोई संक्षिप्त में आप हाँ, बता सकते हैं? जी जी, ये जो हम आई कह रहे हैं ना, ये हद का मैं है ना। ये ब्लैक कलर का जो आप आई देख रहे हैं इधर स्क्रीन पर, हम इस दुनिया के आधार पर पहचान बनाते हैं ना। मैं फलाने की वाइफ हूँ, मैं फलाने का पिता हूँ, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी। आप अपनी पहचान बना रहे हैं। पहचान बनाना क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी, पहचान बनाना इतना डीप होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ये भी हम समझ लेते हैं मैं, मेरा क्या है। जब हम कहते हैं ना कि ये मेरा पेन है, तो आपको केवल इतनी ही इनसिक्योरिटी होती है कि कोई इसको ले ना ले, ये खो ना जाए। इसको चाहे कोई कुछ भी बोल ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको खोना नहीं चाहिए, ये खोना नहीं चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना मैं इस पेन की मालिक हूं, जब मैं पहचान बनाती हूँ और भी डीप, डीप अहंकार क्रिएट करती हूँ, तो ये खोए ना कोई, केवल खोने की बात नहीं हो जाती है, पर थोड़ा सा भी कोई इसके बारे में कहेगा ना ये कलर अच्छा नहीं है, तो मुझे बुरा लग जाता है। खोना तो बाद की बात है, लेकिन थोड़ा सा भी कोई कुछ कहे, इसको कहते हैं पहचान। आप थोड़ा सा बोलने पे हर्ट हो जाएंगे। तो ये इतना डीप है। और अभी इस आयरन एज में, हाँ, सबने ऐसा जबरदस्त पहचान, मैं मेरा की बात ही नहीं है, ये पहचान की बात है, डीप आइडेंटिफिकेशन की। थोड़ा सा यू नो यूं आंख ऊपर करके उस तरफ कोई देख ले तो आपको बुरा लग जाए, इस तरीके का। आई होप इट इज क्लियर, किरण। या वेरी क्लियर। और कैपिटल आई क्या है ये भी आप बता दीजिए, इन केस कैपिटल, क्वेश्चन जी है। जी, ये कैपिटल आई हमारा रियल आई, आई द सोल, सोल ही कह सकता है इसको। ये जो ट्रू सोल कॉन्शियस है ना, आत्म अभिमानी स्थिति, वो आत्मा का ये आई है। बाकी सब जो झूठे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस, मैं ये, मैं वो सब हम हद का मैं कहते हैं, ब्लैक कलर वाले। और ये जो रेड वाला है, ये हमारा सोल, सोल ही कह सकता है ये, वो रेड वाला आई उसके लिए। या बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था, आप ज़रूर बताएं आपको क्लियर है नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप आगे बढ़ना चाहेंगे या कोई क्वेश्चंस लेना है अभी? हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मे बी हम बाद में आते हैं, क्वेश्चन हो सकता है कवर हो जाएंगे इनके क्वेश्चंस भी आगे। या थैंक यू। तो आपने अभी देखा कि, एक सेकेंड, हम फिर से एक बार आपको स्लाइड शेयर कर लेते हैं। तो ये विनाश बल काम करता है। अब हमने इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस क्रिएट किए हैं। जैसे कि कोई क्रिएट करता है, अ, मैं फलाने की वाइफ हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। तो अब अगर आपने हस्बैंड के आधार पर अपनी हद का मैं, अपना हद का मैं आइडेंटिफिकेशन क्रिएट किया है, क्या होगा आप बताइए। ये प्रकृति क्या करेगी? आप बताइए चैट पे। हमने कहा कि जहां जहां आप आई क्रिएट करते हैं वहां विनाश बल काम करता है। तो ये क्या कर सकता है, ये विनाश बल बताइए। यूनानिमसली आया है, डिवोर्स होगा। कहीं, ये रिश्ता कलयुग में खत्म तो हो यही जाएगा। होता है। जी जी जी।
रिश्ता खराब हो जाएगा। हाँ जी जी, राइट। हाँ, क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। डाइवोर्स हो जाएगा कई बार, वो छोड़ के कहीं कहीं और शादी कर लेते हैं, ऐसे आपका पूरा ईगो ही टूट जाता है। कई बार हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है ऐसे केसेस में, क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त ईगो क्रिएट किया है। तो ये एक और वे है नेचर का, उसको तोड़ने के लिए, आपके ईगो को तोड़ने का। एक बहन थी, आपको एक एग्जांपल देते हैं। और ये बहन जो है, विदेश की बात बता रहे हैं। इनकी अपने पिता के साथ संस्कारों की टक्कर थी, अपने पिता के साथ। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिटी चेंज कर लिया अपना, किसी दूसरे सिटी में चले गई। और वहां उनको अच्छी नौकरी भी मिल गई, अच्छा घर भी मिल गया, और वो बड़े मजे से वहां रहने लगी। और ऑफिस जाना, घर आना, बिल्कुल हैप्पी लाइफ हो गया। क्योंकि अभी उनके पिता भी नहीं है कि संस्कारों की टक्कर हो और ईगो वाली बात हो। तो अब वो काफी हैप्पी थी। और क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उनका जो बॉस है ना, वो बिल्कुल उनके पिताजी के जैसा बिहेव कर रहा है। और केवल पिताजी जैसे बिहेव ही नहीं कर रहा है, वो दिखाई भी पिताजी जैसा रहा है। दिखने में भी उनके पिताजी जैसा ही दिख रहा है वो। ये रैंडमली नहीं हो रहा है, ये नेचर का एक तरीका होता है आपको रियलाइज कराने का, ये ईगो को छुड़वाने का। तो ये रैंडमली नहीं हो रहा, यूं ही नहीं होता है। तो जहां जहां आपने ये आइस क्रिएट किए हैं, वहां ये विनाश बल काम करता है। तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि वो ऐसे भाग नहीं सकती है, उसको खुद से छोड़ना होगा। हाँ, ये विनाश बल से आप भाग नहीं सकते। आप किसी भी सिटी में चले जाइए, आप विनाश बल से नहीं भाग सकते। अब एक और मदर थी। हम मदर्स को काफी रहते हैं अपने बच्चों के आधार पर, हाँ, मेरे बच्चे बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, अच्छा पढ़ते हैं, हाँ। तो ये मदर थी, दो बेटे थे, टू सन्स। और इनके ऊपर इसने ईगो क्रिएट किया था, और ये यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो ये मदर को काफी ईगो था कि मेरे बच्चे बेस्ट हैं, और बहुत जबरदस्त ईगो क्रिएट किया हुआ था। तो क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद सडनली ये बच्चे जो हैं दोनों यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए। दोनों ने मतलब पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने कोई छोटा मोटा जॉब ले लिया है ना, कोई बहुत ही स्मॉल टाइम जॉब करने लगे। ये मदर नॉलेज, उनको ये नॉलेज मिला, उनको ये नॉलेज मिला, और उन्होंने ये नॉलेज अच्छे से समझा, और विजडम के साथ, समझदारी के साथ, ये जो ईगो क्रिएट किया था उसको उन्होंने ड्रॉप किया। जो बच्चों के आधार पर उन्होंने ईगो क्रिएट किया था, उसको ड्रॉप किया समझदारी से, वर्क करके ना, ये आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस एंड नॉलेज टुगेदर। तो इंटरेस्टिंगली क्या देखा गया कि ये दो बच्चे फिर से यूनिवर्सिटी में आ गए, फिर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया पढ़ाई। और पढ़ाई ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत अच्छे जॉब्स पे गए, और बहुत अच्छी नौकरी मिली उन्हें, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। तो ये विनाश फोर्स जो है, हमको ये ऑब्जर्व करना है कहाँ कहाँ से आता है विनाश फोर्स। कभी कभी एक ही व्यक्ति कोई बार बार आपको ट्रबल कर रहा है, आप परेशान मत होइए। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हमारा ईगो होता है जो हमें ड्रॉप करना होता है। अगर उसको आप थोड़ा सा पीछे हटे और देखें कौन सा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है यहाँ पर, और उसको आप, उस पर आप वर्क करके ड्रॉप करेंगे, तो वो व्यक्ति आपको परेशान करना बंद कर देगा। कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। कई बार ये विनाश फोर्स आता है क्रिटिसिज्म, निंदा के रूप में, बिना किसी लॉजिक के। आपको लगेगा पता नहीं क्यों, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, क्यों मेरी निंदा हो रही है, मैंने क्या किया। तो ये कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं, और परिस्थिति आती है तो यहाँ पर भी विनाश बल काम करता है। आपको
थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके चेक करना है कौन सा आई मैंने फॉर्म किया है जो ये इस तरह से विनाश बना रहा है, इस तरह से परिस्थितियां आ रही हैं, और हमको उसको फिर उस पर काम करके उसको निकालना है। तो ये विनाश फोर्सेस तब तक काम करते हैं जब तक हम इस प्योर आई में ना आ जाए, उस इनविजिबल ट्रैवलर, इनविजिबल सोल प्रिंस के पोजीशन में ना आ जाए। तो दो ही तरीका है, या तो पेन द्वारा या विजडम द्वारा, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो जैसा कहा ना, स्पिरिचुअलिटी का एम है सबको लकी बनाना। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलता है, तो इसमें आप विजडम द्वारा ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, बिफोर कि ये बड़ा बड़ा विनाश बल हमको तोड़े, ईगो को तोड़े। आप देख रहे हैं सारी दुनिया में सब इंतजार कर रहे हैं उस विनाश बल का ईगो को तोड़ने के लिए। कोई अपने आप से किसी को पता भी नहीं पड़ रहा ये ईगो है क्या आखिर। ये जो देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बन रहे हैं, जानते हैं ये सब इस एक छोटे से आई को तोड़ने के लिए तैयार हो रही है। क्या कैन यू रियलाइज, क्या आप रियलाइज करते हैं? इतने बड़े बड़े कैंसर बीमारी, ये बीमारी, पता नहीं फलाना, अभी कोविड आया, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो भी दुखदाई सिचुएशंस तैयार हो रहे हैं केवल इस एक आई को तोड़ने के लिए। तो विजडम इसी में है कि हम खुद से इसको छोड़ें, वेट ना करें कि कोई अम, क्योंकि वो फिर पेनफुल होता है, इजी नहीं है वो। कोई तोड़े हमारा ईगो, विनाश बल तोड़े, वो हमारे लिए इजी नहीं है। हम क्योंकि इस ज्ञान मार्ग पे हैं तो हमारे को खुद से इनको हटाना है। अब आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति जो है उसने बहुत सारा ईगो क्रिएट किया है, हाँ? जानते हैं ना आप दुनिया में कितने ईगोस क्रिएट होते हैं। मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी है, हाँ? मेरे जो घर जैसा इतने पॉश लोकेलिटी में इतना बड़ा घर किसी का नहीं है, और मेरे बच्चे सबसे फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और मैं सीईओ हूँ इस कंपनी का, और पता नहीं कितने कितने आइस क्रिएट किए हैं, हाँ? इन सब आइस के साथ में विनाश बल काम कर रहा है, आपको पता है अब, हाँ? सभी आइस के साथ कर रहा है। अब इस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, क्या ये विनाश बल खत्म हो जाता है? क्या कहेंगे आप? नो, नो आंसर आ रहा है, नहीं। क्यों, फिर क्या होता है? अगर खत्म नहीं होता तो क्या होता है? आप एक मिनट जवाब दीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड होंगे, चलेंगे साथ में, अगले जन्म में आएंगे हमारे साथ। अगले जन्म में गरीब होगा, सोल वो संस्कार ले जाती है। राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ये विनाश बल जाता नहीं है, और देखा गया है ये बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। तभी आप देखेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आप देखते हैं कई बच्चे हैं, होल इन हार्ट, हार्ट में होल है बचपन से ही, पैदाइशी पैदाइशी डायबिटीज है, उन्होंने अभी चीनी का एक दाना भी नहीं खाया होगा, पैदाइशी डायबिटीज है कुछ, क्या कहते हैं, हैंडीकैप, अपंग हो जाते हैं। तो ये सारे विनाश बल बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये विनाश बल ऐसे नहीं जानता है, हमको खुद ही इस आई पर काम करके उसको, उससे हमें छुट्टी लेनी है बिफोर ये पेन आए। हमको ये इतनी बड़ी बड़ी जो तैयारी हो रही है ना विनाश फोर्स की, उसके चक्कर में हमको नहीं आना है। अब जैसे हमने कहा कि हर आई के साथ एक विनाश फोर्स काम कर रहा है,
ऐसे ही जब हम ये सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे साथ ये कुछ पॉजिटिव फोर्सेस काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर हमको बहुत लकी बनाना चाहती है, क्योंकि आप लॉज ऑफ द लैंड फॉलो कर रहे हैं ना, देश के कानून को फॉलो कर रहे हैं। ये फॉरेन लैंड है, ये म्यूजियम है, इसके कुछ नियम हैं, लॉज हैं, आप इसको फॉलो करते हैं तो नेचर आपको बहुत कुछ देना बना, पूरा सम्मान देना चाहती है, फुल ऑनर, बहुत कुछ देना चाहती है नेचर आपको, क्योंकि आप लॉज फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में भी मान लीजिए गेस्ट आते हैं, हाँ, आप उसको कितना खुश रखते हैं। आप तो कुछ भी खा रहे होंगे लेकिन उसके लिए स्पेशल बना के देते हैं, गेस्ट के लिए घुमाते हैं, उसको गिफ्ट से शावर करते हैं और टेक केयर करते हैं कि जब तक वो आपके साथ है वो बहुत बहुत खुश रहे। राइट, यही होता है ना, मेहमान नवाजी यही है ना। लेकिन किसी दिन अगर वो कह दे कि ये मेरा कमरा, इसमें एंटर नहीं करना, आप उसको वही ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फिर आपका ट्रीटमेंट भी बदल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये फॉरेन लैंड में आप जब तक गेस्ट बन के रहते हैं, सोल कॉन्शियस होके रहते हैं, हाँ, आप खुद भी हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और एट द सेम टाइम प्रकृति भी आपको फुल ऑनर, हर तरह से सुखी बनाना चाहती है, एवरी पॉसिबल वे में आपको हैप्पीनेस देना चाहती है। आप देखेंगे जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाते हैं, उतना उतना आप देखेंगे आपकी परिस्थिति, आप भीतर की हैप्पीनेस आपकी बढ़ती जाती है। अब कई बार ये कलेक्टिव विनाश फोर्स भी होता है। कलेक्टिव विनाश फोर्स आपने देखा होगा, पीछे कलेक्टिवली कोविड आया, पूरे दुनिया के लिए एक विनाश फोर्स आया और कितने लोगों के बिजनेस क्रैश हुए, कितने जाने गई, रिलेशनशिप्स टूटे, संस्कारों की टक्कर हुई। हाँ, आपने देखा होगा कितना कुछ हुआ ना, पूरा कम्युनिकेशन ठप, पैसा लोगों का डूबा, बहुत कुछ हुआ। तो ये कलेक्टिव विनाश फोर्स था जो यू नो 1495 में नॉस्ट्रेडामस प्रेडिक्ट किए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। सबके ईगोज इतने बढ़ जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है और नेचर उस वॉर द्वारा, लड़ाई द्वारा सबके ईगोज को क्रैश करती है, तोड़ती है। लेकिन क्या होता है फिर थोड़े ही समय बाद, हाँ, फिर से सब बिल्डअप होने लग जाता है, ये रावण की पार्टी चालू हो जाती है। रावण की पार्टी चालू होती है, फिर से ईगोज इतने ऊंचे हो जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है और फिर सबके ईगोज क्रैश होते हैं। अब उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है रावण की पार्टी। रावण माया बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, ये अ, कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। उनको कॉम्बैट करने के लिए, उनको हराने के लिए हमको भी इक्वली अपना प्लान तैयार रखना होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से रावण की पार्टी आप देखिए चालू है, अभी रावण की पार्टी हर जगह चालू है। नाव डूब रही है लेकिन पार्टी अंदर बराबर चल रही है, केक्स आ रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी। आप देख लीजिए रावण का स्वर्ग कैसा होता है। मॉल में जाइए, आपको रावण का स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। हाँ? तो ये रावण की पार्टी चालू होती है और वो कहते हैं, उनका प्रेडिक्शन कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आता है और उसके बाद आता है एज ऑफ ट्रुथ, सत्य युग। ये उनका कहना है। ये ज्ञान क्या कहता है? ये ज्ञान यही कहता है कि अगर थोड़े लोग भी इस सोल कॉन्शियसनेस की डायरेक्शन में चले जाते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और इस समय काफी लोग हैं जो मैं मेरा की डायरेक्शन में जा रहे हैं और काफी लोग हैं जो रेड कलर की आई की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या है कि अभी तक अभी तक हम समझ रहे थे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं
और हम ऊपर जाके थोड़ा मेडिटेशन करके वापस आ जाते हैं। क्यों मेडिटेशन करते हैं? थोड़ा सा बीमारी ठीक करने के लिए, थोड़े रिलेशनशिप्स ठीक करने के लिए, हाँ, बच्चा क्लास में पास हो जाए इसके लिए, हाँ, मेडिटेशन करके हम वापस आ जाते हैं। अल्सर ठीक हो जाए, हाँ, हाँ, घर की सिचुएशन शांति में रहे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके नीचे आ जाते थे। ये हमारा कॉन्शियसनेस था कि हम यहाँ के हैं और ऊपर जाके वापस आना। लेकिन हमको ये 180 डिग्री चेंज करना है। हम 180 डिग्री चेंज करते हैं, हम यहाँ के हैं, वो हमारा घर है, और ये यहाँ पर हम आते हैं थोड़े समय की मुसाफरी के लिए। हम यहाँ के नहीं हैं, ये फॉरेन लैंड है, यहाँ कुछ भी मैं मेरा नहीं है। कई घरों के बाहर लिखा होता है ना, बिवेयर डॉग है यहाँ पर, तो ये इधर भी एक लेबल लगना चाहिए, बिवेयर यहाँ रावण है। तो यहाँ पर कहीं पर भी मैं मेरा, यहाँ हम थोड़े समय के लिए पास कर रही है, ये 180 डिग्री कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो वो आपका घर है समझ के प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि हमको थोड़ी देर जाके वापस आ जाना है, लेकिन हमको यहाँ पर भी रहते हुए यही ध्यान रहे कि हम यहाँ ट्रैवलर्स हैं, गेस्ट हैं। इस ये कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम लाइन क्रॉस करते हैं भूल जाते हैं ना, तो यहाँ मैं मेरा लगा के हम इनवाइट करते हैं विनाश फोर्सेस का। तो यहाँ पर भी एक डॉग बैठा हुआ है, आप बहुत नजदीक जाएंगे बाइट करेगा आपको। तो ये कॉन्शियसनेस हमको चेंज करनी है। हम वहां के हैं, इधर है, घूमने के लिए आए हैं थोड़े समय, यहाँ के नहीं है। तो इसको हमारे को पलटना है। यही हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करता है और यही हमें लकी भी बनाता है। चलिए हम अब आपसे सुनते हैं, आपके कोई थॉट्स होंगे या कुछ शेयरिंग क्वेश्चन। मे भी किरण बहन, हम आपसे भी पहले सुन सकते हैं। कितना आई ओपनिंग सेशन है। नहीं, अभी तक जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, नहीं पता है, फिर भी एकदम क्लैरिटी नहीं होती है तो हम दूसरों की तरफ हमारी उंगली उठती ही है। नहीं, मालूम है, ज्ञान भी है, बट समझ नहीं पाते कि ये कैसे सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है तो पता चलता है कि अंतर्मुखी, बाबा क्यों कहता है अंतर्मुखी बनो, क्योंकि सल्यूशंस हमारे पास ही है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ये जो हद के आए जो क्रिएट किए हैं, जब तक इन्हें हम देखेंगे नहीं वो निकलेंगे नहीं। नहीं, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने अंदर देखना है कि कहाँ कहाँ गंदगी है, कहाँ कहाँ ये झूठे वहम में हम जी रहे हैं। और नहीं करेंगे तो दर्द आएगा। नहीं, इसीलिए बाबा नहीं कहता है ना बार बार कि जल्दी करो जल्दी करो, समय आगे बढ़ रहा है। सो हम देख सकते हैं कि कितनी अर्जेंसी है इन आइस को देखना और मुक्त होना, और इतना सुंदर प्राइस, लकी, हमारा लक वेट कर रहा है। एक ही बात है जो हमको लकी बना देगा। नहीं, इधर है पेन और दूसरी तरफ है लक। हम क्या हम चूज करेंगे? नो ब्रेनर है एक्चुअली। राइट। सो वेरी नाइस। यहाँ से एक और चीज हम कहना चाहेंगे कि ये जो हम हिसाब किताब कहते हैं ना, हमारा इसके साथ हिसाब है, उसके साथ हिसाब है, उसके साथ अकाउंट है, हमारा किसी के साथ अकाउंट नहीं है। हमारा अकाउंट हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के साथ में है। हमको उसको हटाना है, हमारे सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। बाहर ध्यान नहीं दीजिए किसने क्या किया क्या नहीं किया, आप अपना आई हटाइए, आप प्योर सोल कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। तो ये बाहर हिसाब नहीं है हमारा। हमने, किसने बनाया हिसाब? हमने अपने आइडेंटिफिकेशन से अपना हिसाब बनाया है। और हमको बाहर लग रहा है कि ये कुछ परिस्थिति क्रिएट कर रहा है, ये व्यक्ति तंग कर रहा है, तंग हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उसको क्लियर करना है। तो
कई बार हम हमारी नजर बाहर जाती है कि शायद इसने मुझे तंग किया होगा इसलिए समथिंग हो रहा है, हमारे आई ने हमें तंग किया है, उसको खत्म करना है। तो जी किरण बहन आप बताइए। या वेरी नाइस। तो हम क्वेश्चंस है दो तीन एक ही सेम लाइन पे है, तो लेट मी रीड। अलग अलग सिनेरियोज है, पर पूछ रहे हैं कि कौन सा आय जो क्रिएट किया है उसकी वजह से ये हुआ होगा। तो एक कहते हैं कि फाइनेंशियल, कोई हमें फाइनेंशियली ट्रबल कर रहा है। अम, और देखिए दूसरा और भी है, मैं आपको सिनेरियोज बता देती हूँ हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, प्लीज। आंसर विल बी सेम। तो पिछले जन्म में हमने कौन से हद के मैं क्रिएट किए हैं ये हमें कैसे पता चले। और अगर हमें शरीर की भोगनाएं आती है तो हम कैसे डीप चेकिंग करें कि कौन से हद के मैं हमने बनाए हैं। तो किस तरह से ये जाना जा सकता है, ऐसा ऐसे। देखिए, कई तो आईज हैं जो हमें नजर आते हैं, जो नजर नहीं आ रहे हैं आप उनकी चिंता मत कीजिए कौन सा आई है, इसमें ना जाके आप अपनी प्रैक्टिसेस कायम रखिए, क्योंकि कई आईज आपको आज या कल या एक महीने बाद भी नजर नहीं आएंगी, कि आपके जर्नी में आगे जरूर नजर आ जाएंगे। तो कई आपको नजर आएंगे, लेकिन कई आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना करते हैं, जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नजर आते जाएंगे। बट हमारा फोकस जो है वो आत्म अभिमानी बनने में है। तो अगर नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं है, उसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हुए, आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें, वो नजर आ जाएगा, यही हम कहेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम शायद पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। कभी हो सकता है, बट जब बहुत डीप रूटेड कुछ बात है तो और ये एक हद का आय भी नहीं होगा ना, अनेक हद के आय से मिलकर, स्पेशली जो शरीर की बीमारी आती है वो कई हद के जी। आय का कॉम्बिनेशन है। तो या हमारा एक को हटाना ये लक्ष्य नहीं होगा, बट हद के आइस को हटाना है। या और एक सिमिलर क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप, हद के आय की जो रिलेशनशिप है उसको कैसे ओवरकम करें। संस्कार टक्कर ना, तो इज इट राइट किरण में? अम, कोई ना कोई आय जरूर है, जहां भी अभी जैसे बताया ना, एक महिला थी जिसका अपने पिता के साथ नहीं बन रहा था, तो कुछ ना कुछ आय जरूर होता है, तो तभी ये टक्कर होती है ना। आप देखेंगे ये ना, एक एक बहुत बढ़िया ट्रेंड यहाँ कलयुग में नजर आता है, आपकी एक के साथ नहीं बनती है, हाँ, आपके पार्टनर के साथ में, हाँ, आप आय तो नहीं निकालते हैं, फिर यू नो फिर दूसरी शादी करते हैं, वहां नहीं बनती, आई निकालने की जगह ये आप बाहर की सिचुएशंस को चेंज करने में लगे हो, तो वो ऐसे नहीं जाएगा, कि जब तक आप उस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को नहीं निकालेंगे वो पेन आता ही रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करके, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्पिरिचुअल आइज हो ना, स्पिरिचुअल आई तो नहीं कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का अगर कोई आई हो, ये हर तरह का आई आपको हटाना है। आप यहाँ, ऐसा नहीं यहाँ आने के बाद आप जस्टिफाई करें, मेरा मैं तो अच्छा ज्ञान देती हूँ या मेरा योग अच्छा लगता है, वो भी नहीं होना है, क्योंकि आप वो प्योर आई हो जिसका यहाँ किसी भी चीज से ममत्व नहीं है, लगाव मुक्त शामिल है आप यहाँ, ऐसा होना चाहिए। या और एक सिंपल बात भी कि कोई भी जो रिलेशंस है वो रोल्स ही है, नहीं, सभी आत्माएं हैं, नहीं, सभी को आत्मा देखेंगे तो वो हद का आए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, ये सब खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, बट उतनी ही
डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस भी है, इसीलिए उसके ऊपर बहुत जोर देना ज़रूरी है। या अभी तो आई अभी सभी हम क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं। अब हम अभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे किरण भाई, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, यस। है ना? क्या प्रश्न होगा? जी, तो प्रश्न ये है कि आपने ये विनाश फोर्स को अपने जीवन में महसूस किया है, और बड़ा पेन आने के पहले आपका क्या प्रोग्राम है इसको निकालने का? आपको समझ पड़ा? आपने विनाश फोर्स को महसूस किया है और आपका क्या प्रोग्राम है ये बड़ा पेन आने से पहले इसको निकालने के लिए? हम्म, तो अनुभव से शेयर करेंगे कि क्या अ, ये विनाश फोर्स अनुभव किए हैं, राइट? और बड़ा पेन आए उससे पहले हम इनसे मुक्त कैसे हो जाएं। ओके, तो हर रोज़ की तरह 10 मिनट हमें मिलेंगे। और श्योर आज के प्रश्न के लिए सभी के पास जवाब बहुत होंगे, तो हम ऐसा करेंगे, हर एक को चांस देंगे। और 1 मिनट से कम अ, हर एक टर्न ले, तो एवरीवन फील्स गुड है, सभी को चांस देना है। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। ओके, सो वेलकम बैक। ब्रेकआउट रूम्स में ज़रा भी शांति नहीं होगी, बिल्कुल। सभी ने बहुत सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो इट वाज वेरी नाइस। अभी 1 मिनट हम वापस चलते हैं, 1 मिनट साइलेंस करेंगे। वेलकम बैक अखिला बहन। थैंक यू। हम प्रीतेश भाई से भी सुन सकते हैं, अगर किसी या किसी और के पास प्रश्न है तो हम बाद में ले लेंगे। हाँ, ये भी। ओम शांति। या जैसे एक एक्सपीरियंस किया था ये, एक सेकंड। जब से समझ में आया कि आत्मा सिक्योर्ड है, और ये जो कॉन्ट्रास्ट बार बार देखना कि सोल अलग है और प्रीतेश अलग है, तो सूक्ष्म में एक फॉल्स आइडेंटिटी ऐसी थी कि जैसे एक तो परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन, और दूसरा उसकी वजह से इनसिक्योरिटी फील करना। माना अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, तो कुछ चीजें सही नहीं हुई तो कुछ हो जाएगा, ऐसे अंदर से सूक्ष्म में एक डर रहता था।
तो हमें अचानक से कुछ दिन पहले अनुभव हुआ कि वो चीजें, ये जो संजीवनी है उससे पहले ज्यादा होती थी, और जैसे ही ये अभ्यास करने लगे तो अंदर से जो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस होने लगा, तो हमने देखा कि पिछले 2 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। जो पहले छोटी छोटी चीजें बार बार होती थी, कुछ जल जाना, कुछ सही नहीं होना, बार बार ऐसे होता रहता था। तो ये एक्सपीरियंस था हमारा कि कैसे वो सूक्ष्म में वर्क करता रहता है हमारी प्रैक्टिसेस। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रतेश भाई। किरण बहन को एक या दो सवाल अभी हम ले सकते हैं, बाकी जो है हम अ, कल सभी क्वेश्चंस का जवाब रिकॉर्डिंग में दे देंगे, लेकिन आज एक दो आप ले सकते हैं। ये पूछ रहे हैं, विनाश फोर्स ड्रामा में आ रहा है तो इसे सीरियसली नहीं लेना है, क्या ये सही है? हमें सीरियसली लेना है ना, मतलब ये जो आईज बनाई है, विनाश फोर्स अगर आएगा तो पेन होगा। हाँ? विनाश फोर्स से हमारा ईगो टूटे बहुत पेनफुल है। और हम ये भी कहेंगे कि अब क्योंकि सबको ये समझ आ रहा है ये ज्ञान, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि दूसरों को पेन आने से पहले उन तक ये ज्ञान पहुंच जाए ना। हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि बाकी लोग सफर ना करें। तो ये भी हमारा फर्ज बनता है, ना केवल खुद को बचाना लेकिन दूसरों को भी बचाना। तो यही कहेंगे। या शायद ये कह रहे हैं कि दुख तो नहीं लेना है ना, मे बी सीरियसली नहीं लेना, शायद ये भी अर्थ हो सकता है। जस्ट अ थॉट कि इसका इसका हमें दुख नहीं लेना है, बट जैसे आपने कहा कि पुरुषार्थ में तीव्र गति लानी है, जी जी। क्योंकि तो ड्रामा है तो सभी सेफ है। और फ्यू मिनट्स है तो देखते हैं और कोई। एक्चुअली हमारे ब्रेकआउट रूम में ये प्रश्न था कि बहन कह रही थी कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि जो खुद कुछ भी करते हैं तो कहीं विकर्म ना हो जाए, तो ये इसे किस तरह से इसको डील किया जाए? देखिए, अभी आप एक्यूरेट आत्माभिमानी पोजीशन में उसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो क्या होता है, वो ये पोजीशन होती है सोल बियॉन्ड हार्म है। हाँ, और देखा जाए तो आत्मा हर ट्रॉमा हर दुख से परे है, उसको जरा भी कुछ भी हार्म भी नहीं हो सकता है। तो अगर थोड़ा एक्यूरेट प्रैक्टिस करेंगे और ये समझेंगे कि एटलीस्ट कम से कम मेडिटेशन के टाइम, यानी जो प्रैक्टिस हम करते हैं उस दौरान आप खुद को इमोर्टल समझ के ये करेंगे, आप अविनाशी हैं। और उसके साथ जो फीलिंग्स हैं उसको थोड़ा आने दीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। क्या होता है इमोर्टल होना, अविनाशी होना? एक चैन की फीलिंग जब आती है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस फीलिंग में आप आएंगे ना, थोड़े टाइम आप करके देखें, आप ऑटोमेटिकली ये डर को भी ओवरकम कर लेंगे। जब सोल नरिश होगा तो ये अपने आप चला जाएगा। या थैंक यू। और शायद ऐसा थॉट भी था कि ये भक्ति की जो कर्मा फिलॉसफी है, कभी ना हम उस रीति से भी देखते हैं तो ऐसे लगता है ये कर्म करेंगे तो इसका फल ये मिलेगा ना। तो आज की जो क्लास है इससे बिल्कुल क्लियर है कि कर्मा अ, का फल उस तरह से नहीं आता है। भक्ति में बहुत सारा डर क्रिएट किया हुआ है, सुपरस्टिशन भी है, डर भी बहुत है। तो हमको सही रीति से इस ज्ञान को समझ के, तभी इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, ज्ञान को समझ के उसको निकालना है, लॉजिकली निकालना है। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, इसको लॉजिकली समझ के आपको अपना अकाउंट क्लियर करना है, और वो आपको लकी बनाएगा। यही है। वेरी नाइस।
तो समय हो गया है, तो हम होमवर्क के लिए क्या लेंगे? और अभी तो हमारे पास 5 दिन है, नहीं, गुरुवार को मिलेंगे हम। जी जी जी, 3 3 डेज है ना। तो हम यही बोलेंगे कि जब आप थर्सडे को हम सबसे मिले तो एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके रिवाइज करके मिलेगा, जो कुछ भी होमवर्क्स मिले हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और आई होप अभी जो संडे इवनिंग हो रहा है तो आपने वो रावण को भी निकालने में आपको काफी हेल्प हुआ होगा। तो ये होमवर्क्स को प्रैक्टिस करें, जो भी आपको सिंपल प्रैक्टिस लगता है आप उसको कायम रखें, कटिए नहीं, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कनेक्टेड रहिए इन प्रैक्टिसेस से, रिकॉर्डिंग्स चेक कीजिएगा। और एक और भी गुह्य ज्ञान के साथ हम थर्सडे फ्राइडे हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा हमारा 7 दिन का ये संजीवनी कोर्स रहा, संजीवनी रिट्रीट। और मेजॉरिटी सभी कम्युनिटी ग्रुप से ज्वाइन हुए ही होंगे, बट अगर कोई ऐसा है जो ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो ज़रूर ज्वाइन करें। प्रीतेश भाई, आप चैट में लिंक देंगे किस तरह से ज्वाइन करना है? और वापस शेयर करते हैं स्लाइड्स, नेक्स्ट 2 सेशंस जो संजीवनी को कंप्लीट करेगा। सो 17 और 18 अप्रैल, थर्सडे और फ्राइडे कमिंग वीक, सेम टाइम हम वापस मिलेंगे। और अगर आप कैमरा में आ सकते हैं तो कैमरा में आइए और हम एक दूसरे को वीडियो में देखकर बाय करेंगे, और फिर वापस मिलने के लिए वी विल बी ईगर टू सी ईच अदर। तो सभी कैमरे में आइए जो भी आ सकता है। आई थिंक आप और गैलरी हम व्यू में ले लेंगे ना, सब गैलरी व्यू, दिखाई पड़ता है। जी जी जी। तो सभी गैलरी व्यू में आइए और देख सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। ओम शांति।